गुड मॉर्निंग। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। आई थिंक 2 क्वेश्चंस किए थे ना। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन भी मैंने डाला है। तो पहले ये वाला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high will the ball rise? And find the time taken by the ball to reach the ground. मतलब 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए इसमें। How high will the ball rise? And find the time taken बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, तो जैसे कंडीशन आप देखो पहले क्या है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको दिखाई गई, तो इस तरीके से जैसे हमने इमेजिन कर लिया। क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। और ये यहां पर जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी दी गई है, 25 मीटर। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन 25 फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड से मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां पर उसने कह दिया कि जहां से, तो एक तरह से उसके टॉप से फेंका गया, तो हम यहीं से मान लेते हैं कि मान लिया यहां से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया। ठीक है, और ये जो हाइट है वो कितनी है, 25। ठीक है, ये वही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, 25 मीटर ये हाइट हो गई। अब ये बॉल जाएगी ऊपर इस तरीके से, एंड देन ऊपर से ये वापस नीचे आएगी ऐसे। अब इसने कहा है कि यहां से जो बॉल फेंकी गई उसके लिए वेलोसिटी कितनी है, 20। ठीक है, 20 है यहां पर, 20 मीटर पर सेकेंड। और आपको बताना है हाउ हाई विल द बॉल राइज। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हाउ हाई विल द बॉल राइज। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें टाइम पूछा गया, लेकिन पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन एक हो जाता है कि हाउ हाई पूछा गया है तो हम हाइट कौन सी निकालें, हम यहां से निकालें कि कितनी ऊंचाई तक गया वो, या हम ग्राउंड से निकालेंगे कितनी ऊंचाई तक गया। तो 2 चीजें हैं। जैसे यहां तो खैर ऑप्शंस बना दिए गए, तो अगर ऑप्शंस देखो तो 20 20 25 25। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शंस बना दिए गए हैं, चूंकि ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, मतलब जो उसमें एग्जाम्पल्स दिए होते हैं ना सब्जेक्टिव टाइप का, तो इसके ऑप्शंस बनाए गए। हालांकि ऑप्शन ऐसे बना दिए गए कि आपको पता चल जाएगा कि आपको यहां से हाइट निकालनी, यही तो होगा ना। क्योंकि अगर आप देखो तो यहां से अगर ग्राउंड से हाइट हम निकालेंगे तो 25 से तो ज्यादा ही आएगी, चाहे थोड़ा ही ज्यादा है लेकिन 25 से ज्यादा आएगी। 25 से ज्यादा का कोई आंसर नहीं दिया गया है। लेकिन बाई चांस अगर वैसे ऑप्शन बना दिए गए होते, मान लिया इसमें एक ऑप्शन 45 कर दिया गया होता, एक ऑप्शन 60 कर दिया गया होता, तब क्या करते, तो भी इसकी लैंग्वेज से क्लियर है, हाउ हाई विल द बॉल राइज। अब प्रैक्टिकली आप सोचो, जैसे कहीं आप छत पे खड़े हुए और छत से कोई चीज आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, सभी ने कभी ना कभी कुछ किया ही होगा। ठीक है, जैसे बॉल ही हाथ में आपने ऊपर फेंका, तो बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वहीं से देखते हैं ना बॉल कितनी ऊपर गई, कि दौड़ के नीचे जाते हैं, अच्छा इतनी ऊपर, ये तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहीं से फेंकते हैं, मतलब जहां से फेंका वहीं से आप देखते हैं जाकर, कि वहीं से देखते हैं कि वो बॉल कितना ऊपर गई है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसके ऑप्शंस कुछ ऐसे भी बनाए गए होते अलग टाइप के, कि जैसे यहां से ऊपर या ज्यादा हाइट भी दे दी गई होती, तो भी हमें ये चीज क्लियर है कि उसने चूंकि बॉल यहां से फेंका है और पूछा भी है हाउ हाई, तो जो पर्सन यहां से बॉल फेंकेगा, क्योंकि अदर किसी चीज का उसने जिक्र नहीं किया, इसका मतलब जो पर्सन बॉल फेंकेगा वही यहां से देखकर बताएगा कि बॉल कितनी ऊंचाई तक गई है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें ये वाली हाइट निकालना है। ठीक है, यहां से ये h हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये h हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से ऊपर गई तो यहां पर वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, तो जहां वेलोसिटी 0 होगी उसके बाद वो रिटर्न हो जाएगी। तो ये h निकालना है, कौन सा फॉर्मूला, u²/2g। ठीक है, जस्ट आप वो लगा देंगे। अब देखो यहीं से आप धीरे धीरे एप्लीकेशन पर ध्यान दो। जैसे आपको ये चीज बताई गई थी कि अगर हम किसी बॉल को यहां से u स्पीड से फेंकते हैं तो वो यहां पर अगर वेलोसिटी 0 होती है तो h मैक्स, ठीक है, ये कितना होगा, u²/2g, यही बताया गया था। अब कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि ना कि ये तो ग्राउंड से हमने बॉल को फेंका है, यहां ग्राउंड से तो है नहीं, ये ग्राउंड से फार्मूला नहीं है।
ये ग्राउंड से नहीं, ये कहीं से भी लगा सकते हैं। मतलब इस फार्मूले का मतलब समझना है तुम्हें कि जो हमने ये फॉर्मूला आपको डिराइव कराया यू स्क्वायर बाई 2g, उस फॉर्मूले का मतलब क्या है? उस फॉर्मूले का मतलब है कि किसी भी पॉइंट से अगर आप किसी बॉल को फेंक रहे हैं तो जहां पर आपको वेलोसिटी पता है उसके ऊपर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? यू स्क्वायर अपॉन 2g। जैसे मान लिया ये ग्राउंड है और आपने यहां से बॉल फेंका है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आपको यहां पर वेलोसिटी पता है u, तो इसका मतलब हुआ कि नीचे का क्या है वो हमें नहीं पता है अगर दिया नहीं जाएगा, लेकिन हमें यह पता है कि अगर हम इस लेवल से बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं और यहां की स्पीड पता है तो इसके ऊपर बॉल कितना जाएगी? यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, मतलब समझ में आ गया कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी पता है तो वहां से ऊपर मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक बॉल जाएगी? यू स्क्वायर अपॉन 2g। बात क्लियर हुई कि नहीं जो हम बता रहे हैं? ऐसे ही आपके यहां क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसने क्वेश्चन आपके यहां पूछा था इस तरह का, AIPMT में पहले पूछा गया था। तो उसने कहा कि एक बॉल को नीचे से फेंका गया, ठीक है, और वो जब अपनी मैक्सिमम हाइट की आधी ऊंचाई पर है, मतलब यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0, तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई h। तो उसने कहा नहीं, जब वो h/2 पर है तब उसकी वेलोसिटी यहां पर क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे उसने क्वेश्चन आपके यहां पूछा था, ठीक है। अब आप सोचो कि इस क्वेश्चन में कुछ बचा, आपको h निकालना। उसने कहा बताओ h की वैल्यू क्या होगी? तो कुछ है ही नहीं। आपको अगर ये h/2 दिया गया तो ऊपर भी तो h/2 होगा, ये आप u मान लो, और ये क्या है? h मैक्स, मतलब इसके ऊपर का हाइट आपको पता है h/2 और यहां पर आपको वेलोसिटी पता है, तो यहां से कितनी ऊंचाई तक जाएगी? यू स्क्वायर अपॉन 2g, और वो वैल्यू क्या होगी? h/2 होगी, और वहां से आप h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। समझ गए ना? ठीक है, तो आप जो भी यहां पर फार्मूले है उसका मतलब तुम्हें समझना है। जैसे ऐसे याद करा दो कि हाँ ये h मैक्स, अब सबके दिमाग में यही चलने लगता है कि ग्राउंड से जब फेंकेंगे तब h मैक्स होगा। नहीं, कहीं पर भी आपको ऐसे ग्राउंड से फेंका है, लेकिन हमें यहां पर कहीं भी वेलोसिटी बता दी जाए, अगर हमें यहां की वेलोसिटी बता दी जाए या यहां की वेलोसिटी बता दी जाए, अगर ये वेलोसिटी आपको दे दिया गया 10, तो आप यहां से मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। वो पूरी हाइट नहीं होगी, इसके ऊपर वो कितना जाएगा वो हम फाइंड कर लेंगे। कैसे? यू स्क्वायर अपॉन 2g से, ठीक है। ऐसे ही जो फार्मूला होता है ये वाला, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है, तो जैसे इसमें भी हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है, हमें लगता है कि हम ग्राउंड से फेंकेंगे तब ग्राउंड पर आएगी, ठीक है, और तब यहां पर अगर वेलोसिटी u है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u/g, ठीक है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हम ग्राउंड से फेंक रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं। मतलब आप किसी भी पॉइंट पर हैं और वहां से अगर बॉल को आपने फेंका है और उसी पॉइंट तक वापस आने में उसको इतना टाइम लगेगा। अगर यहां पर वेलोसिटी, जैसे मान लिया हमने बॉल को यहां ग्राउंड से फेंका होता, ठीक है, जैसे हमने यहां से फेंका होता बॉल को, लेकिन हम वेलोसिटी आपको यहां देते, मान लिया 10 मीटर या कुछ भी दे देते, ठीक है, तो हम यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस ये है, इतने पार्ट का टाइम अगर आपसे पूछते कि इतने पार्ट का टाइम क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मतलब जिस लेवल पर वेलोसिटी पता है आपको, उसी लेवल पर रिटर्न होकर वो कितने समय के बाद आएगी? 2u/g के। समझ गए ना? तो क्वेश्चंस जो ये फार्मूले हैं उनका मीनिंग समझो। जैसे सिंपल ऐसे, अगर अब हमने कल आपको क्यों नहीं, मतलब लास्ट टर्न पे क्यों नहीं बताया था? क्योंकि पहले हम फार्मूला तो समझ रहे, एक साथ सब कुछ बता देते तो सब गायब हो जाता, तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने समझ लिया था। अब उसमें ये पॉइंट, वो चीज सेट हो गई हमारे दिमाग में, अगर तुमने पढ़ा होगा तो सेट हो गया दिमाग में। अब हमें ये चीज आसानी से एक्सेप्ट करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ जिस लेवल से फेंकेंगे उसी लेवल तक वापस अगर आना है, तो अगर यहां पर u स्पीड है तो आपको यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा? 2u/g, ठीक है। किसी भी हाइट पर अगर आपको वेलोसिटी पता है तो वहां से कितनी ऊपर तक जाएगी? u स्क्वायर अपॉन 2g तक, ठीक है। बात क्लियर हो गई? इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है अपने, जिससे कि कंफ्यूजन वगैरह नहीं होंगे फिर, और फार्मूला कहीं पर भी आप इजीली अप्लाई कर लोगे। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये h निकालना है आपको, स्मॉल h क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g। देखा जाए तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, यू स्क्वायर का मतलब 20 × 20
और डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर अपॉन 2g डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, 2 इंटू जी 10 दिया गया ना, तो 20, तो एक 20 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो हम लोग ये जो यहां पर है ये h, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं यहीं पर हम लिख देते हैं, ये h क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। यू स्क्वायर का मतलब 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, दैट मीन्स 20 मीटर। तो जहां से हमने फेंका है वहां से कितनी ऊपर तक जाएगी बॉल, 20 मीटर तक। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द टाइम। लेकिन टाइम आप देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, मतलब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि यहां से जब हम बॉल को फेंकेंगे तो ये बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे जाएगी, तो यहां जब ग्राउंड पर पहुंचेगी तो यहां तक का आपसे उसने टाइम पूछा है, टोटल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो स्टार्टिंग में टेबल बनवाई गई थी जिसमें फॉर्मूले लिखवाए गए थे, तो ये कौन सा केस नजर आ रहा है, थर्ड वाला आ रहा है ना। ठीक है, फर्स्ट सेकंड तो लग नहीं रहा, वही थर्ड वाला केस लग रहा है। तो थर्ड वाले केस में अब आपको वो थर्ड वाला केस अप्लाई करना है। तो आप देखो, आपको क्या पता है, यू पता है, एच पता है और टी आपको निकालना है। कौन सी इक्वेशन, सेकंड लगाओगे ना। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या थी उसमें, एच इज इक्वल टू माइनस यूटी, बिल्कुल सही, माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बस सीधे उस इक्वेशन का यूज करो और कैलकुलेट कर लो। ये नोट कर लिया ना आपने। अब वही इक्वेशन हम लोग लगाएंगे, h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये चूंकि इसमें हम पहले से साइन रख चुके हैं तो इसलिए हम दोबारा इसके अंदर साइन नहीं रखेंगे, ये चीज हमने आपको समझा दी थी। ठीक है, पहले से साइन रखकर ही तो ये इक्वेशन बनाई गई थी। तो अब h की वैल्यू क्या दी गई, 25, तो यहां हमने रखा 25 माइनस यू कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20t प्लस हाफ जी की वैल्यू है 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे 5t स्क्वायर माइनस 20t और माइनस 25। ठीक है, इज इक्वल टू 0, या फिर टी स्क्वायर लिख लेते हैं। यार थोड़ा इसको ऊपर ही लिख दिया मैंने, नीचे लिख दिया। चलो इक्वेशन वही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा ऊपर लिख, नीचे जगह नहीं बचेगी फिर। 20t एंड माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या हो गया, तो अब इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो यहां पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर 5 हटा दो माइनस 4t और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको बता चुके हैं। ठीक है, बस आप तुरंत क्वाड्रेटिक जैसे बताया गया था वैसे सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में आपको बताया गया था, जैसे यहां कुछ नहीं तो यहां पर हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, और फिर 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये साइन जरूर ध्यान रखना, साइन अगर गड़बड़ किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, तो माइनस कई जगह पर प्रॉब्लम होती है, कई जगह पर नहीं भी होती है, जहां पर वो जैसे आपने ध्यान नहीं दिया लेकिन वो पहले से आपने जो लिखा उसमें ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब सेट नहीं होगा अपने आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 इंटू 5। ठीक है, ये 1 है, ये 5 और ये क्या है माइनस है, तो माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, माइनस 1 इंटू 5। अब यहां पर आपको दो ये मिल जाएंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें -4 बनाना है तो हम यहां पर लिखेंगे -5 और +1। ठीक है, तो फिर जो टाइम हो जाएगा वो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये +5 एंड यहां पर 1 है, लेकिन डिवाइड करना आप जारी रखो वरना कई बार डिवाइड करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, हालांकि पता है हमें 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाई चांस 1 की जगह कुछ भी और होगा तो आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। और ये आ जाएगा -1/1, इसका मतलब 5 सेकेंड
एंड -1 सेकेंड। तो ये तो होगा नहीं आंसर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, नोट कर लेना आपने। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें आप साइन कन्वेंशन ना लगाओ। जैसे हमने बताया था कि कुछ लोगों को लगता है यार माइनस यूटी क्यों, यूटी माइनस, जब नीचे से ऊपर फेंका तो हम माइनस यूटी की बजाय यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया था कि एच अगर निकालोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर टी निकालोगे तो उल्टा आ जाएगा। चाहे आप घर पे जाना तो करके देखना कि अगर आप यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर यही वैल्यू जाएंगे, बट ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। फिर आपको यही लगेगा कि भैया माइनस वाला तो हो नहीं सकता, प्लस वाला टिक कर दो। पता लगा आपने +1 टिक कर दिया, गलत हो गया। जबकि अगर आप एग्जैक्ट सही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे सही आंसर आएगा। तो ये आपको इसीलिए करवा दिया गया था, पहले से इक्वेशन क्यों बनवा दी गई कि आपको प्रॉब्लम ना हो। एट द टाइम आपको कुछ सोचना पड़ा, जैसे यहां तो हमें समझाना है तो टाइम लग जाता है, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखो तो बस जस्ट ये क्या था कि जैसे आपने देखा ये तो तीसरे से मैच कर रहा है। तीसरा केस, उसमें क्या था, एच आपको दिया गया था, यू दिया गया था, तुरंत लगाया एच इक्वल टू माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वैल्यूज रख के तुरंत सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, नोट कर लिया ना। अगला क्वेश्चन सभी लोग कर लें अपने आप, क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन ना, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 64 मीटर। नीट में पूछा गया था 2023 में। आप देखो क्वेश्चन पढ़ो। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज throws a small ball vertically upward with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of bridge above water surface. Take g is equal to 10. अब आप खुद सोचो कि जैसे ऐसे आप एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है तो एक साइड में ऐसे दिखा देते हैं हम, ठीक है, कि ये मान लिया ऐसे यहां पर ये ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ये ब्रिज है हॉरिजॉन्टल और ये साइड में ये पानी भरा हुआ है। तो ये जो वाटर है तो उसने क्या किया, यहां से एक पत्थर फेंका, ठीक है, तो उसने फेंका ऊपर की तरफ। ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड, तो उसने यहां से एक स्मॉल बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका और यू क्या है 4, यू इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये पत्थर ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ये यहां पर टकराएगा आकर, ठीक है। तो उसने कहा है इस ब्रिज की हाइट बताओ, तो ये एच आपको निकालना है। अगेन ये कौन सी कंडीशन, थर्ड है ना, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन वही पिछले वाले केस जैसा, और अब की बार ये और अच्छा है कि उसने आपसे यूटी माइनस यूटी एंड प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप ये अप्लाई करेंगे इसमें थर्ड के लिए, तो आपसे इसमें तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बननी, क्योंकि इसमें उसने एच पूछ लिया और टाइम उसने दिया ही है कितना, 4 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड। तो ये तो और भी आसान हो गया, -4 इंटू 4, ठीक है, और प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 और टी स्क्वायर कितना 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 और प्लस ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 64 मीटर, ठीक है। देखो आंसर कैसे आया, प्लस में आया। हमने यही चीज आपको बताई थी कि नहीं। अब आप ऑप्शन देख लो, आपके यहाँ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई हमने अपनी तरफ से तो बनाया नहीं, 2023 का ही क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पर सारे आंसर प्लस में दिए गए, ये टेक कर लो। अभी आप यहाँ यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अप्लाई कर दो, ये माइनस में आ जाएगा। तो वो आंसर्स वैसे दिए नहीं जाते हैं, बस हमने आपको बता दिया था कि अगर बाई चांस कभी भी, यहां नहीं पूरे फिजिक्स में कभी भी किसी भी क्वेश्चन के दो तरह के आंसर हो, एक प्लस में एक माइनस में, तो आप ये चेक करेंगे कि यहां पर क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, प्लस या माइनस। लास्ट टर्म पे पूरा समझा दिया गया था। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस में करते नहीं, आपने देखा है, सामने आपके क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लेंगे। और जो लोग लिख चुके हैं देखो 52 पेज पर 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, सिर्फ पढ़ना है आपको, करना नहीं। क्या है क्वेश्चन, अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ ब्रिज विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड। इट स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 2 सेकेंड। द हाइट ऑफ द ब्रिज इज, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बदला हुआ है, डेटा बदला हुआ है सिर्फ, बाकी क्वेश्चन में कोई अंतर, लैंग्वेज तो देखो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली है तो वैसा ही, ठीक है। ब्रिज और एंड सो ऑन जो भी चीज दिए गए, सिर्फ डेटा बदला हुआ है। ये जो क्वेश्चन है 27 नंबर, ये असाइनमेंट में था। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं कि देखो ये था और ये आ गया।
मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूं कि सेल्फ इवेल्युएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आप सोचो जिसने सेल्फ इवेल्युएशन किया होगा, वैसे तो ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एग्जाम में आसान क्वेश्चन में भी हमारा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर चलने लगता है। ठीक है, तो आप सोचो कि जिसने ये सेल्फ इवेल्युएशन का क्वेश्चन किया होगा, वो तो बिल्कुल एकदम इसमें किसी तरह का उसके दिमाग में डाउट ही नहीं आएगा, तुरंत वो क्वेश्चन कर लेगा। वही क्वेश्चन दिया गया था, बस सिर्फ डेटा बदल कर दे दिया गया। तो यही चीज मैंने आपको बताई भी थी कि आप जो भी क्वेश्चन करते हैं उनके प्रोसीजर को दिमाग में रखो। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन पढ़ा तो आपको वो, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ा आपने और वो क्वेश्चन आपने पहले से किया था, तो आपको उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, तुरंत आपको याद है कि वही चीज है, डायग्राम मतलब डेटा ही बदला हुआ, सीधे आपने h बराबर माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखा, सॉल्व कर दिया। तो इसलिए सेल्फ इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A stone falls freely under gravity. It covers distances h1, h2 and h3 in the first 5, next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2, h3. पहली बार जब नीट हुआ था 2013 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या होगा? सेकेंड। देखो यहां पर वही कंडीशन है कि स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कुछ मेंशन नहीं है फॉल्स फ्रीली, मतलब जस्ट उसकी वेलोसिटी इनिशियल आप जीरो ही मानेंगे, वो लैंग्वेज से क्लियर हो जाता है। जैसे हमने आपको ये चीज बताई थी कि फ्री फॉल में वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर कुछ मेंशन ही नहीं है, कुछ मेंशन है कि इतनी वेलोसिटी से फेंका, जस्ट ये कहा गया स्टोन फॉल्स फ्रीली, मतलब स्टोन गिरता है एकदम फ्रीली, तो आपने बस ऐसे छोड़ दिया होगा, अब वो फ्रीली जा रहा है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं? हियर u इज इक्वल टू जीरो, कॉमा मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है, यानी कि g इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई कोई ग्रेविटेशन में तो है नहीं कि g भी बदल सकता है, तो यहां तो g कांस्टेंट ही माना जाएगा। आपको स्टार्टिंग में थ्योरी पार्ट में बता भी दिया गया था, पहले पेज पर एक बॉक्स में लिखा हुआ भी है, g कांस्टेंट एंड टाइम इंटरवल्स and time intervals are of equal value। सब आप 5-5 सेकंड के देख रहे हैं टाइम, तो ये कंडीशन मैच कर गई ना। ठीक है, जो लॉ ऑफ ऑड नंबर, गैलीलियो जो लॉ बताया गया था आपको, तो ये चीज तो हम लोगों ने मोशन इन 1D में पढ़ लिया था, बाकी यहां तो जस्ट आपको एक बता दिया गया था कि उन्होंने इस तरीके से ऐसे लॉ ऑफ ऑड नंबर बनाया था। तो आप खुद देखो वही कंडीशन है, u0 g कांस्टेंट टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, तो फिर जो भी उन टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंसेस ट्रेवल करेंगे उसका रेशियो क्या होगा? 1:3:5। देयरफॉर h1 h2 h3 इज इक्वल टू 1:3:5। ठीक है, अब आपको ये रिलेशन बतानी है, वैसे तो यहीं से क्लियर हो गया कि h1 h2 h3 का जो रेशियो होगा वो 1:3:5 में है। तो आप h1 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि भाई h1 क्या हो जाएगा, या h2 अगर आप देखो तो h2 3 टाइम्स h1 होगा और h3 5 टाइम्स। भाई ऐसे हमने बताया था ना, जैसे वहां पर भी ऐसे बताया था कि जैसे ये अगर s1 है तो ये 3s1 होगा और ये कितना होगा? 5s1। तो उसके बेसिस पर तुरंत समझ में आ गया सेकंड ऑप्शन। लेकिन अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम h1 और h2 को कंपेयर करें, h1 डिवाइडेड बाई h2, तो ये 1/3 हो गया। इट इंप्लाइज दैट h1 इज इक्वल टू h2/3। और ऐसे ही आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? h1 डिवाइडेड बाई h3, 1 और 3, तो 1 और 5। जैसे यहां 1 लिया, 2 लिया, तो यहां 1 और 3। अगर हम h1 और h3 लेंगे तो यहां 1 और 5 लेंगे, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। यहां से अगर आप h1 लिखो तो क्या हो जाएगा? h3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो आगे सेकंड ऑप्शन जो कि डायरेक्ट भी हम, अब जैसे यहां पर इतना सब लिखा गया, एग्जाम में क्या कोई जरूरत है इतना सब लिखने की? ना तो ये कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत है, तो यहां लिख लो जिससे आपको याद रहे, दोबारा देखें जब तो आपको समझ में आ जाए। इसलिए बार बार कहते हैं रिवीजन साथ में करते रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया ना इसे? A stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of the well.
if v is the velocity of sound, the time t after which the splash is heard is given by. अब यहां पर जो दिया गया है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कई बुक्स में तो वेव में दिया गया है, वेव वेलोसिटी वाले भी टॉपिक में दिया गया है, लेकिन इसमें वेव का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगना, एक सिंपल सा पॉइंट है, वो तो हम लोगों को वैसे ही पता रहता है। तो जैसे अगर आप देखो यहां पर, तो उसने क्वेश्चन क्या कहा है कि जैसे इस तरीके से एक आपने वेल जो कुआं होता है, ठीक है, उसको आप इमेजिन करो कि यहां तक इसमें वाटर लेवल ये है, ठीक है, ये वाटर लेवल है। तो यहां पर आपको ये जो हाइट है वो आपको दे दी गई कितनी, h, ड्रॉप इनटू अ वेल इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज h बिलो द टॉप, मतलब ये इसका टॉप है, तो यहां से h डिस्टेंस नीचे, ठीक है, ये वाटर लेवल हो गया। अब एक स्टोन जो है, एक पत्थर यहां पर ऊपर से ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप करने का मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, 0, तो u इज इक्वल टू 0 से हमने ड्रॉप किया। अब ये नीचे जाएगा यहां पर, ठीक है, और जब यहां पर गिरेगा तो मान लिया इसको नीचे तक जाने में जो टाइम लगा वो t1 लगा, ठीक है, स्टोन के लिए। और फिर जब नीचे यहां पर जाएगा तो ये जब पानी में गिरेगा तो आवाज होती ना, ठीक है, साउंड एक आएगी, जो स्प्लैश है यहां पर, छपाक जिसको वैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो वो आवाज इसमें आएगी, तो वो साउंड आपको सुनाई पड़ेगी। तो इसका मतलब यहां से रिटर्न होकर साउंड आप तक यहां पर ऊपर तक पहुंचेगी और वो साउंड आपको सुनाई पड़ेगी, ठीक है। तो साउंड को यहां से जाने में जो टाइम लगा वो t2, ठीक है, मतलब स्टोन ऊपर से गिरा, छपाक से आवाज हुई, ऊपर आपके पास साउंड पहुंची और साउंड आपने सुनी। तो उसने पूछा है इफ v is the velocity of sound then time t after which the splash is heard is given by, ठीक है, मतलब टोटल टाइम आफ्टर विच स्प्लैश, मतलब आपने जब स्टोन ड्रॉप किया उसके टी टाइम के बाद अगर आपको साउंड सुनाई पड़े तो टी की वैल्यू क्या है। तो अब हम यहां पर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, t1 प्लस t2, बस ये दोनों ऐड करके निकाल लें। तो आप यहां पर अगर लिखें फॉर स्टोन, जैसे अगर हम स्टोन के लिए पहले टाइम देखें, स्टोन का टाइम, ठीक है, तो स्टोन के लिए अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर u इक्वल टू 0 से किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो h बराबर आफ्टर टाइम t हाफ gt स्क्वायर, मतलब तुरंत वो दिमाग एकदम रटा हो, हालांकि लगाई तो हमने सेकंड इक्वेशन है, लेकिन टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत दिमाग को होना चाहिए u0 तो h बराबर हाफ gt स्क्वायर, तो यहां से h की वैल्यू आ गई हाफ gt1 स्क्वायर, तो यहां से t1 क्या आ जाएगा, 2h डिवाइडेड बाई g, 2h अपॉन g, और चूंकि इसका स्क्वायर भी हमने हटा दिया तो यहां क्या लग जाएगा, रूट, ठीक है, तो ये रूट लग जाएगा। तो ये जो है ये स्टोन के लिए है टाइम, मतलब स्टोन को जो टाइम लगा ऊपर से नीचे आने में वो ये लगा। अब हमें निकालना है किसके लिए, साउंड के लिए। तो अगर हम साउंड की बात यहां पर करें, फॉर साउंड, साउंड, तो साउंड नीचे से ऊपर जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या है, v के बराबर, ठीक है। तो साउंड के लिए जो हम यहां पर टाइम लिखेंगे t2, हाइट तो वही रहेगी ना, डिस्टेंस तो वही रहेगी, तो इसके लिए जो टाइम निकालेंगे वो किस इक्वेशन से निकालेंगे, इसके लिए h, t और v कैसे निकालेंगे, कौन सी इक्वेशन, सेकेंड। तो क्या करेंगे बताओ, सीधे सीधे टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्पीड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आप मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं लगाएंगे, साउंड में मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं लगता है, ठीक है, कि पता लगा साउंड भी नीचे जा रही है उसमें लगा दिया एस बराबर यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, साउंड में ग्रेविटी लगता है तो प्रॉब्लम आ जाती, जैसे हम यहां से बोलते और हमारी साउंड यहां से निकलती, ग्रेविटी के कारण उसका पाथ होता पैराबोलिक, कहीं टपक जाती, दो चार लोगों को सुनाई पड़ती, पीछे वाला ऐसे क्या सर मुंह तो चला रहे, सुनाई कुछ नहीं पड़ रहा। तो साइन जो है, ये साउंड जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है,
साउंड का जो प्रोपेगेशन होता है वो अलग तरीके से रहता है, और उसमें डिफ्रैक्शन, जैसे सबको सुनाई पड़ रहा है तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, डिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर साउंड में ये सारी चीजें आगे वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन वगैरह आगे पढ़ते हैं ना, तो वहां पर समझते हैं। तो फॉर साउंड जो है, साउंड के लिए हम लोग यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी की कंडीशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर साउंड की अगर हम बात करें तो उसके लिए सीधा सीधा क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना h और स्पीड कितनी v। ठीक है, तो जो टोटल टाइम हो जाएगा t, वो हो जाएगा T1 प्लस T2, बस दोनों को ऐड कर दो। तो T1 कितना है, √2h डिवाइडेड बाई g, और प्लस T2 कितना है, h डिवाइडेड बाई v। ठीक है, तो √2h बाई g एंड प्लस h अपॉन v, दैट इज सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कई बुक्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, कई बुक्स में ये क्वेश्चन आपको साउंड में मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ वेव जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, और कई बुक्स में यही क्वेश्चन दिया गया जिसमें डेटा दे दिया गया। तो जब डेटा दिया जाएगा तो आप सॉल्व कर लेना, यही चीज सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया? बस इसमें क्या था, दो पार्ट में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्योंकि यहां से यहां तक क्या आएगा, स्टोन, और यहां से यहां तक क्या जाएगी, साउंड। ठीक है, तो ये स्टोन के लिए हो गया और ये साउंड के लिए हो गया, तो मैंने इसीलिए अलग अलग लिख दिया। ठीक है, कि स्टोन के लिए ये और साउंड के लिए ये, इस तरीके से हो जाएगा। ये भी आप याद रखो, जैसे आपको कुछ चीजें होती ना, कि जैसे हम आपसे बार बार कहते हैं ना कि समझ तो लो लेकिन रट लो। जैसे h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो याद रखो t बराबर √2h बाई जी। कई जगह पर जरूरत पड़ती है। अब ये चूंकि ये चैप्टर यहां पर हम लोग कर रहे हैं तो यहां तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर हमारे दिमाग में रहता है, ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स में भी कुछ ऐसे केसेस रहते हैं जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट आती है, तो अगर हमें याद रहता है तो हमें टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज। जैसे यही चीज अगर आपके दिमाग पे है T1 प्लस T2, तो सोचो अगर यही क्वेश्चन आपके सामने दोबारा आ जाए, बिल्कुल बस खाली डेटा बदल दिया जाए, तो शायद आप एक लाइन में उसको लिख सकते हैं, T बराबर क्या होगा, T1 प्लस T2, ऊपर से नीचे वाला जो टाइम है वो क्या होगा, √2h बाई जी। तो डायरेक्ट लिखा √2h बाई जी, और नीचे से ऊपर चूंकि साउंड जाएगी तो क्या होगा, h डिवाइडेड बाई, बस इतने तो हुआ। उसी के लिए आपको इतना समझना पड़ा, पहले इतना डायग्राम बनाना पड़ा। ये तो आप घर में जब दोबारा रिवाइज करो तो ये चीज हम बार बार बताते हैं, मेरा टाइम ही लॉस होता है, लेकिन हम बार बार तुम्हें याद इसीलिए दिला रहे हैं कि आप इसी तरह से घर पे रिवाइज करो, पूरा समझ लो, फिर उसको अपने आप दिमाग में रखो कि शॉर्ट में अब वो पूरी चीज आ गई, तो जब बार बार रिवाइज करते हैं तब ये चीज आपके दिमाग में अपने आप आने लगेगी। ठीक है, तब समझ जाओ कि अब हमारा रिवीजन परफेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर तो हो गया, 2 बार डाल दिया इसमें। अच्छा 7 नहीं हुआ ना, 6 हुआ था। A stone is dropped from height which can reach the ground in 5 seconds. अब देखो फिर से क्वेश्चन समझो, stone is dropped from height which can reach the ground in 5 seconds. 5 सेकंड में वो ग्राउंड में पहुंच जाएगा अगर कुछ किया ना जाए तो 5 सेकंड में। इफ द स्टोन इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकंड, लेकिन अगर आपने उसको ऊपर से आ रहा था, आपने पकड़ लिया उसको बीच में 3 सेकंड के बाद, अब आपने 3 सेकंड के बाद उसको रोक दिया। If the stone after 3 seconds is stopped after 3 seconds of its fall and then allowed to fall again, then the time taken by the stone to reach the ground for the remaining distances. मतलब समझ में आया कि जैसे यहां से हमने उसको छोड़ा, अब उसको छोड़ दिया हमने और वो जा रहा था नीचे, 3 सेकंड बाद हमने उसको पकड़ लिया फिर। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने उसको छोड़ दिया, तो उसने कहा जो बाकी बची हुई डिस्टेंस है उसमें उसको कितना समय लगेगा। तो आप यहां डायग्राम देखो पहले बनाकर, कि जैसे यहां से हमने उसको ड्रॉप किया, u इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आप अगर इसमें कुछ ना करते, इसको जाने देते, तो ये ग्राउंड पर कितने टाइम में पहुंच जाता, 5 सेकंड में। यानी कि अगर हम इस हाइट को h मान लें, ठीक है, तो ये यहां से यहां तक आने में जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, 5 सेकंड। ठीक है, इसको हम कैपिटल T मान लेते हैं। लेकिन किया आपने क्या, आपने इसको 3 सेकंड के बाद रोक लिया, मान लिया यहां पर आपने रोक दिया, तो यहां से यहां तक, जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो सपोज कर लिया क्या है, h। ठीक है, और ये h तो हमें नहीं पता, लेकिन टाइम हमें पता है, जो यहां पर टाइम है वो कितना, 3 सेकेंड।
तो कुछ तो अपना सीधा सीधा जुगाड़ लगा देते हैं कि 5 - 3 = 2, फिर आंसर देखते हैं 2 तो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो एकदम सही लगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सही नहीं है, क्योंकि यहां पर ये 5 - 3 करके ये 2 नहीं आएगा। ये 2 आता अगर आप इसको रोकते नहीं तो, अगर आप इसको 3 सेकंड के बाद रोकते नहीं, जाने देते, तो यहां से यहां तक आने में 3, तो यहां से यहां तक आने में 2, तभी तो टोटल 5 होगा। लेकिन आपने इसको रोक दिया। रोकने का मतलब यह हो गया कि आपने इसकी वेलोसिटी को फिर से 0 कर दिया। अगर आप यहां पर 0 कर दे रहे हैं तो अब फिर से उसको एक्सेलरेट होना पड़ेगा ना, फिर से धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और अगर आपने यहां से छोड़ा होता, यहां नहीं रोकते, तो यहां पर वेलोसिटी 0 थोड़े होती, काफी ज्यादा वेलोसिटी हो जाती यहां से यहां तक आने में। तो यहां उस वेलोसिटी से और आगे जाता तो वेलोसिटी बढ़ती ही जाती। तो इतनी डिस्टेंस कवर करने में इसको 2 सेकंड लगता अगर रोकते नहीं तो। लेकिन आपने रोक कर उसकी वेलोसिटी क्या कर दिया, 0। अब वो फिर से यहां से चलना स्टार्ट करेगा, मतलब वहां से अनमोशन अंडर ग्रेविटी के थ्रू। तो ये जब नीचे जाएगा तो अब इसको एक बात तो तय है कि 2 सेकंड से तो ज्यादा का ही टाइम लगना है। ठीक है, अब वो टाइम कितना होगा आपको निकालना है। अब आप सोचो यहां पर कि हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो ये हो गया कि भाई ये वाली जो हाइट है वो कितनी है, उसको हमने कुछ भी सिंबल बना लो, इसे h0 मान लिया। तो आपको ये h0 जो डिस्टेंस है, इसको चलने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन को अगर आपने डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया कि u = 0 से आपने ड्रॉप किया, अगर कुछ ना करते तो 5 सेकंड में आ जाता। h डिस्टेंस चलता, टाइम लगता 5 सेकंड, लेकिन आपने 3 सेकंड के बाद रोक दिया, यानी कि हो सकता है h डिस्टेंस इसमें चला हो, आपने रोक दिया, टाइम देखा आपने 3 सेकंड का हुआ था, फिर आपने इसको फिर छोड़ दिया। फिर ये यहां से जो h0 रिमेनिंग डिस्टेंस है वो आपको बताना है क्या है। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अब यूज भी किया था, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई चीज u = 0 से ड्रॉप की जाती है तो t टाइम में कितना चलती है, हाफ GT²। ठीक है, t टाइम में h बराबर क्या होता है, हाफ GT²। तो एक तरह से हमें h और t का रिलेशन पता है। अब आप यहां पर एक इक्वेशन आपको समझ में आ रही होगी कि चाहे तो आप ऐसे कह सकते हो h + h0 = कैपिटल H, यानी कि तीनों चीजें रिलेट हो गई। और या फिर आप ये कह सकते हो कि जो h0 है वो टोटल में से स्मॉल h घटा दो। भाई ये तो टोटल है ना, ये वाला तो यहां से यहां तक का टोटल है। तो आप यहां एक इक्वेशन लिख सकते हैं, वो इक्वेशन क्या होगी, h0 = h - h। अब अगर u 0 होता है तो h बराबर क्या होता है, हाफ GT²। तो आप देखो, अगर आप इस h को लिखोगे तब भी u 0 मिल रहा है, तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, हाफ GT², हाफ GT² लिखोगे ना। और तो और ये जो h है इसके लिए भी u 0 है, तो इसके लिए भी हाफ GT² लगेगा। और इस h0 के लिए भी तो u 0 है, तो इसके लिए भी क्या लगेगा। यानी कि जो तीनों पार्ट है, तीनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 ही मिल रही, और इसलिए तीनों में आप क्या लगाओगे, हाफ GT²। दैट मींस आप h0 को लिखोगे हाफ GT02, इसको लिखोगे हाफ GT², और इसको लिखोगे हाफ G(t²). हाफ G कैंसिल हो गया, T0², कैपिटल T है कितना, 5, तो 5² और -3²। ठीक है, क्योंकि ये हाफ G कॉमन होकर ये तीनों हो जाएंगे कैंसिल। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो ये हो जाएगा कितना, 16। तो जो T0 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 4 सेकेंड। नोट कर लिया आपने? चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे। सम इंपॉर्टेंट केसेस। तो देखो, यहां पर ऐसा नहीं है कि आगे के क्वेश्चंस तभी आप कर पाओगे जबकि हम आपको ये सब पढ़ाएं आगे। ये तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, हम कुछ ना कराएं आपको। मोशन इन 1D में 3
चार वो इक्वेशंस बता दी गई और उन्हीं से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन वही है ना, टाइम आपका ज्यादा लगेगा, इसीलिए आपको आगे कुछ केसेस बताए जा रहे हैं। उन केसेस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनडायरेक्टली उसको कहीं पर भी आप यूज भी कर सकते हैं। तो एक तरह से केसेस का मतलब हमने जैसे पिछले टॉपिक में बताया था कि केस का मतलब होता है जनरल टाइप के क्वेश्चंस, वो है क्वेश्चंस ही, लेकिन उनका हम यूज कर सकते हैं किसी भी अदर क्वेश्चंस में, तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आगे का ये जो आगे क्वेश्चंस दिए गए थे उसके लिए हमें ये केस की रिक्वायरमेंट है। हम आपको भी बताएंगे कि अगर केस का यूज करके क्वेश्चन करोगे तो कैसे करोगे, और अगर विदाउट केस करोगे तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तब आपको डिफरेंस उसका समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट केसेस में। केस फर्स्ट, if a body is dropped from height h and it takes time t is equal to 0 to reach the ground, then मतलब पहले तो सिंपली आपको ये दिया गया कि अगर हम एक बॉडी को ड्रॉप करें u इक्वल टू 0 से, और कैपिटल h मतलब टोटल ये डिस्टेंस जो है उसको टाइम लगता है टोटल, तो अगर कोई भी स्मॉल h डिस्टेंस ले लें तो टाइम क्या होगा। तो पहले तो इन दोनों को रिलेट कर लें। बात समझ में आई कि ये यहां से यहां तक की टोटल हाइट क्या है h, टोटल टाइम क्या है t, और ये टोटल डिस्टेंस जो है h और स्मॉल टाइम t है यहां पर, ठीक है। तो ये जो यहां पर कंडीशन है इन दोनों को रिलेट करते हैं, तो ये तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, क्योंकि आप अगर सीधे सीधे ही लिख लो h अपान h, तो इस h के लिए भी u 0 है, तो अगर t टाइम में डिस्टेंस देखोगे तो क्या होगा, हाफ gt स्क्वायर, तो स्मॉल h हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई, ऐसे ही इसके लिए अगर आप देखोगे h इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन हाफ जी टी स्क्वायर, बस टी कैपिटल रखेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। यहां से आप ये हाफ जी और हाफ जी कैंसिल कर दो, तो आपको रिजल्ट यहां पर क्या मिल रहा है, h डिवाइडेड बाई कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल t डिवाइडेड बाई कैपिटल T टू द होल स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लिया। अब जैसे ये तो कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, ये तो आप जरा सा अगर आपको नहीं भी पता है या याद भी नहीं है तो भी आप तुरंत रिलेट कर लोगे h अपान h t अपान t, तो ये चीज हमें इसलिए करानी पड़ेगी कि जो आगे बताना है वो इसी से रिलेटेड है, बाकी ये कोई केस नहीं। केस एक्चुअल में क्या है, जैसे अगर किसी को ना पता हो कोई भी कॉन्सेप्ट, तो उससे अगर आप नॉर्मली ऐसे पूछो कि यहां से आधी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो सीधे बता दे आधी डिस्टेंस, आधा टाइम लगेगा और क्या लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ही आधी डिस्टेंस, जैसे आधी डिस्टेंस कवर करने में आधा टाइम नहीं लग रहा, वैसे वो आधे समय में आधी डिस्टेंस भी नहीं कवर करेगा। अगर हम यहां से आपसे कहें आधी डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा वो मान लिया है t1, और नीचे जो आधी डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा वो t2, आधी डिस्टेंस, तो क्या ये दोनों t1 t2 बराबर होंगे, नहीं। कौन सा ज्यादा होगा, t1 ज्यादा होगा, t2 कम होगा। ऊपर चूंकि u 0 से स्टार्ट करेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यहां पर उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा हो चुकी होगी, तो यहां से अगली आधी डिस्टेंस कवर करने में उसको कम टाइम लगेगा, मतलब t1 t2 में डिफरेंस आएगा। ऐसे ही आप सोचो कि अगर हम कह दें कि ये आधी डिस्टेंस है h/2, तो ये h/2 डिस्टेंस जो है उसको कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, और इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये पॉइंट हो गया। अब इसी तरह से उल्टा भी कह सकते हैं कि आधे समय में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ये तो हो गया आधी डिस्टेंस कवर करने में टाइम, तो वैसे ही आधे समय में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो पहले हाफ टाइम में वो कम कवर करेगा या ज्यादा, कम, सीधी सी बात है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है 0। लेकिन नेक्स्ट जो हाफ होगा उसमें वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हमें यही बस देखना है कि वो पहले आधी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगाता है या पहले आधे समय में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो हमारा मेन केस ये है एक्चुअल में, ठीक है। तो अब ये अगर आप देखो तो वैसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है कहीं से भी, लेकिन ये हाफ डिस्टेंस हाफ टाइम वाला जो केस है वो एक स्पेशलाइज्ड केस बन रहा है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं पहले से निकाल के। तो डेरिवेशंस भी आपको साथ में बताए जा रहे हैं कि कभी भूल गए तो आप तुरंत डराइव भी कर सकते हैं। जैसे देखो पहला केस क्या है, टाइम टेकन टू कवर हाफ द टोटल डिस्टेंस। आप देखो डायग्राम में क्या दिखाया गया कि यहां पर u इज इक्वल टू 0 है, यहां से आपको यहां तक दिखाया गया है कितना हाइट, कितनी डिस्टेंस दिखाई गई h/2, टोटल h टाइम t, तो इसका टाइम निकालना है हमें, क्या हो जाएगा, मतलब इस t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो फिर रिलेशन तो अभी हमने निकाल ही ली, तो बार बार हमें लिखना ना पड़े, तो हमने देखा टाइम निकालना है, तो जो चीज अननोन होती है उसको हम लेफ्ट में रखते हैं, तो इक्वेशन यही यूज करेंगे, लेकिन इसमें स्मॉल टी अननोन है इसलिए इसको इधर रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी टू द होल स्क्वायर इज एच डिवाइडेड बाई कैपिटल एच। स्मॉल एच की जगह पर हम रख देंगे एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच, तो ये आ जाएगा 1/2। अब अगर हम t डिवाइडेड बाई t लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1/√2। भैया स्क्वायर हटाएंगे √2 लग जाएगा। तो इस बेसिस पर आपको यहां पर क्या दिख रहा है, t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई √2। यही डिस्टेंस, ये टाइम मिला ना आपको कि ये जो स्टार्टिंग का टाइम है वो इतना लगेगा। तो अगर हम नीचे की आधी डिस्टेंस की बात करें, मतलब सेकेंड हाफ, ये फर्स्ट हाफ हो गया, सेकेंड हाफ, तो ये भी तो h/2 है, ये हालांकि डायग्राम में नहीं बना तो आप बना लेना। तो इसके लिए अगर हम टाइम कह दें t डैश है, तो t डैश क्या होगा, t माइनस t, यही तो हो जाएगा ना t डैश। तो हम लोग यहां पर इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, for first half distance, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए t की वैल्यू t/√2, ठीक है। एंड फॉर रिमेनिंग हाफ, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस t डैश इज इक्वल टू t माइनस t/√2, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है, बस इसको जनरल फॉर्म में करा दिया गया। भाई टी डैश निकालोगे तो टोटल टाइम टी और उसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो t/√2, तो ये हो जाएगा टी डैश। तो ये डायरेक्ट भी आपको पूछा जा सकता है और आप इसको कुछ क्वेश्चंस में यूज भी कर सकते हैं, तो वो अभी हम बता देंगे। पहले आप इतना नोट करो, नोट कर लेना। तो ये पहले हाफ डिस्टेंस के लिए t/√2 और रिमेनिंग के लिए t माइनस t/√2। देखो जो ये केस है और एक आगे और केस आएगा, वो इंक्लाइंड प्लेन का केस आएगा, ठीक है। आगे आप देखेंगे 6 नंबर पे एक केस है ऐसे इंक्लाइंड प्लेन वाला। तो वो जो इंक्लाइंड प्लेन का केस है उसमें जो फार्मूले डराइव होंगे और जो यहां पर फॉर्मूले, तो उसमें ये कंडीशन उसमें भी अप्लाई होती, क्वेश्चन भी उस पर पूछा गया। तो हम लोग देखेंगे कि अगर ये हमने याद कर लिया तो उसके फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपको समझ लो याद हो गए। फॉर्मूले याद ही क्या करना है, उसमें बस सिंबल बदल दिया था, बाकी रिजल्ट यही आता है, ठीक है। तो आपको ये वाला केस अगर अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो अगला वाला केस वो जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये और इसको एज अ क्वेश्चन भी मान के चलो कि ये एट इट इज भी पूछा जा सकता है और किसी क्वेश्चन में यूज भी कराया जा सकता है, तो वो हम अभी आपको बता देते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं दूसरा पॉइंट कि ये तो हमने क्या देखा, टाइम टेकन टू कवर हाफ द टोटल डिस्टेंस। अब देखने जा रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हाफ टाइम, कि आधे समय में यहां से यहां तक का टाइम t/2 और इसमें वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो h। तो जो ये रिमेनिंग है वो भी हम लोग देख लेंगे बाद में कि रिमेनिंग जो यहां पर टाइम होगा t डैश, दैट इज t/2, ठीक है। तो उसमें ये h डैश मतलब ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जब ये h निकल आएगा तो इसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको ये स्मॉल h, ये h डैश पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या निकालने जा रहे हैं, h। तो पहले हम ऊपर वाला कैलकुलेशन करेंगे, ये वाला, ठीक है, h। तो h निकालने के लिए अभी हमने जो ऊपर रिलेशन यूज की वही करेंगे, h डिवाइडेड बाई कैपिटल H इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई कैपिटल T टू द होल स्क्वायर। t हो गया t/2 स्मॉल t और नीचे क्या है t टू द होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/4, t कैंसिल 1/4 आ गया। तो यहां से अगर आप देखो तो स्मॉल h की वैल्यू क्या आ गई, h/4। मतलब क्या हुआ, क्या मतलब इसका निकला कि पहले आधे समय में, जैसे अगर उसको यहां से यहां तक आने में 10 सेकंड लगता है तो पहले 5 सेकंड में सिर्फ 1/4 चलेगा और रिमेनिंग 5 सेकंड जो होगा उसमें वो 3/4 चलेगा, ठीक है। मतलब पहले आधे समय में सिर्फ 25% कवर कर पाएगा और रिमेनिंग हाफ में 75%। तो क्या ये क्वेश्चन परसेंटेज को लेकर भी तो बनाया जा सकता है, बनाया सकता है कि नहीं। जैसे उसने कह दिया, जैसे हमने ऐसे लिखवा दिया कि पहले आधे समय में वो h/4 चला, उसने ऑप्शन बना दिए वहां पर कि पहले आधे समय में वो 25% चलेगा, 30% चलेगा, 50% चलेगा, 60% चलेगा। तो क्वेश्चन तो वही है। अब आपको याद है h/4 तो कितना टाइम लगेगा, 25%, सीधे उठाकर टिक कर दिया, ठीक है। तो h/4 हो गया। तो हम लोग यहां पर इसको भी लिख लेते हैं, आप लिखते रहो साहब।
h is equal to h by 4. इन रिमेनिंग हाफ टाइम h डैश जो रहेगा वो हो जाएगा h माइनस h बाई 4, दैट इज 3h बाई 4. ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो है इसको हम 25% भी बोल सकते हैं टोटल हाइट का, और इसको हम 75% बोल सकते हैं. ठीक है, नोट कर लिया आपने. ठीक है, तो हम लोग यहां पर एक केस से हम लोगों का हो गया. इसके बाद हम लोग क्या करें, सेकंड केस भी कर लेते हैं, फिर दोनों केस के साथ में क्वेश्चन कर लेंगे. अब दूसरा केस क्या है वो देखो. ये पहला समझ में आ गया ना, फिर अभी इनके दोनों के क्वेश्चन साथ में हम लोग कर लेंगे. A particle is projected vertically upward if T1 and T2 are the time at which it is at height h while ascending and descending respectively, then find h and u. मतलब इसने क्या कहा है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली अपवर्ड, मतलब हमने नीचे से उसको ऊपर की तरफ फेंका इससे. ठीक है, if T1 and T2 are the time at which it is at height h while ascending, मतलब T1 और T2 जब हमने फेंका तो वहीं से हमने टाइम की काउंटिंग स्टार्ट कर दी. जैसे हमने फेंका और बस हमने टाइम की काउंटिंग स्टार्ट कर दी, तो हमने देखा कि कुछ समय के बाद, मतलब T1 टाइम वो कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड 7 सेकंड, तो कुछ समय के बाद यानी कि T1 टाइम के बाद और T2 टाइम के बाद जो पार्टिकल है वो एक ही पर्टिकुलर हाइट पर है while ascending and descending रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड एच एंड यू. तो सीधी सी बात है, जैसे अगर आप सोचो कि हमने यहां पर इसे मार्क लगा दिया ऐसे, ठीक है, और ये हमारे हाथ में मान लिया कुछ पत्थर होता, कोई बॉल होती, इसको हम फेंकते हैं यहां पर, इसको हम नहीं फेंकेंगे, टूट जाएगा. ठीक है, तो इसको अगर हम यहां से फेंक दें तो ये जब यहां से फेंकेंगे तो ये ऐसे जाएगा ऊपर, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करेगा और क्रॉस करके ऊपर जाएगा. तो यहां पर मान लिया यहां से आपने काउंटिंग स्टार्ट की, अब मान लिया ऐसे हमने काउंट करना स्टार्ट किया, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, मान लिया 5 सेकंड में यहां आ गया. अब 6 7 8 ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ये वापस नीचे आ रहा है. तो मान लिया कोई टाइम है जहां पर ये नीचे जा रहा है, अभी नीचे जा रहा है, तो अब नीचे जा रहा है, तो एक तरह से इस पर्टिकुलर पॉइंट को इसने 2 बार क्रॉस किया ना, एक बार जाते समय असेंडिंग और एक बार वापस आते समय डिसेंडिंग. तो उसने यहां पर कहा है कि अगर यहां से यहां तक का आपको ये टाइम दे दिया जाए T1, बढ़िया कलर डायग्राम देखो. ठीक है, तो यहां से यहां तक का टाइम है T1, तो अगर इसको यहां से फेंका गया और इस लोकेशन पर जब ये पहुंच रहा है तो इसको कितना टाइम लग रहा है T1, और देन ये ऊपर जाएगा, वेलोसिटी 0 होगी, रिटर्न होगा, एंड देन ये इस लोकेशन पर आया. तो यहां पर टाइम देखो यहीं से लिया गया, टोटल टाइम यहां से यहां तक का कितना है T2, मतलब काउंटिंग तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ना. ठीक है, T1 T2 तो एक सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड ऐसे आ गए. ठीक है, फिर 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड 9 सेकंड ऐसे हम काउंट कर रहे हैं. तो यहां पर काउंटिंग तो यहीं से चालू है, तो यहां से यहां तक का टाइम T1 और यहां से यहां तक का टाइम T2. तो ये दोनों टाइम अगर आपको पता है तो आपसे उसने कहा है U बताओ क्या होगा और H बताओ क्या होगा. समझ में आई बात. ठीक है, फिर आपसे U और H आपसे पूछा गया है, यहां पर क्या हो जाएगा. तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना. तो अब इसे कैसे निकालेंगे ये देखते हैं. इसमें और भी चीजों की जरूरत है या पूछी जा सकती है आपसे, जैसे वो ये भी कह सकता है, ऐसे दे दिया कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, और जो यहां पर फार्मूले होंगे वही सेम एट इट इज फार्मूले लगते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, वैसे फॉर्मूले आपको मिलेंगे, कुछ अलग नहीं मिलेगा. तो T1 और T2 से आपको ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, H और U की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया ना. ठीक है, अब हम लोग यहां पर हर एक चीज लिख लेंगे. तो जैसे सबसे पहले हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम T से डिनोट करते हैं, तो T इज इक्वल टू, अब जरा यहां पर आप ऑब्जर्व करो इस केस को कि यहां से यहां तक का टाइम है T1, ध्यान से देखो यहां पर, यहां से यहां तक का टाइम है T1, A से B तक का.
तो आपको हमने क्या बताया था कि सेम सेक्शन में टाइम भी सेम ही लगता है, यानी कि जब ये ए से बी तक गया और टाइम इसने T1 लिया, तो ये जब रिटर्न होकर यहां पर पहुंचेगा यानी कि उसी लोकेशन पर है, तो इसी लेवल से यहां तक जाने में टाइम कितना लेगा? T1 ही तो लेगा। ये हम लोगों ने एक डायग्राम में बना लिया था कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में दोनों साइड में टाइम सेम रहता है, T1 अगर जाने में तो उसी सेक्शन को वापस आते समय वो उतना ही टाइम लेगा, दैट इज T1। ठीक है, तो अब जरा आप यहां से उल्टा देखो, अगर हम देखें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये पूरा टाइम होता है ना, ठीक है, तो चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से, आएगा तो सेम ही ना। तो यहां से जो टोटल टाइम है ये कितना है? T1, और यहां से यहां तक का ये कितना है? T2। भाई ये T1 और ये कितना है? T2। तो अगर हम ये टोटल टाइम यहां से यहां तक का देखें, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कितना हो जाएगा? अब आप सोचो, क्वेश्चन वही क्वेश्चन अलग टाइप का लग रहा था, लेकिन अगर वहां पर हमको ये कॉन्सेप्ट पता है, उसने कह दिया ये डायग्राम वगैरह बनाकर नहीं दिया जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है, ये नहीं कि सब पका पका के तुमको देंगे, खाली लैंग्वेज लिखी होगी, समझना तुम्हें, इसीलिए मैं पूरा समझा दे रहा हूं डायग्राम से रिलेट करके। तो जैसे जब घर पे आप रिवाइज करो तो जैसे केस पढ़ो तो अपने आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो। भाई एक बार जैसे आपने यहां पर देख लिया तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में घुस ही जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे बताया गया था, तो आप अपने आप बनाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है, लेकिन बनाकर समझो तभी वो अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको यहां पर अगर दे दिया जाए कि एक पर्टिकुलर हाइट पर पार्टिकल 2 बार होता है, एक बार T1 टाइम पर एक बार T2 टाइम पर, बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T1 प्लस T2, मतलब अगर 5 सेकंड और 7 सेकंड दे दिया तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 12 सेकंड। मतलब कुछ आपको उसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T इक्वल टू कितना हो गया? T1 प्लस T2। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा देखो कि जैसे ये भी रिक्वायरमेंट आ सकती है किसी क्वेश्चन में कि जिस लेवल पर ये हम देख रहे हैं, मतलब ये h हाइट हो गई, ठीक है, तो h हाइट पर ये बॉल यहां पर है और उसके बाद ये यहां से इतना जाने के बाद ये वापस आती है यहां पर, ठीक है। तो जैसे आपसे कहा जाए, मान लेते हम ये कह देते कि ये टावर है h हाइट का, तो ये टावर के टॉप पर है बॉल, तो दोबारा ये टावर के टॉप पर कितने समय के बाद आएगी? तो इसका मतलब वो यहां से यहां तक का ही तो टाइम पूछ रहा है, यानी कि टाइम टेकन बाय बॉडी टू यहां पर फ्रॉम बी टू सी टू डी, ठीक है। तो बॉडी के द्वारा बी से सी और सी से डी तक जाने में कितना टाइम लगेगा बताओ जरा? T2 माइनस T1। भाई जैसे आप खुद सोचो कि यहां से यहां तक लग रहा है T2 और यहां से यहां तक लग रहा है T1, तो ये ऊपर ऊपर का कितना बचा? T2 माइनस T1, ठीक है। तो लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, टाइम टेकन बाय बॉडी, टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम B टू C टू D, फ्रॉम B टू C टू D, मतलब B से C और C से D, ठीक है, ऊपर का जो पार्ट है तो उसी में आगे लिख लेंगे, मतलब कुछ अलग से नहीं लिखेंगे, C टू D और इसी के आगे ऐसे बनाकर लिख लेंगे T2 माइनस T1, ठीक है। मतलब टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम B टू C टू D इज T2 माइनस T1। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे टाइम टेकन बाय बॉडी, टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम B टू C, सिर्फ B से C तक जाने में बताओ जल्दी से? T2 माइनस T1 बाई 2। भाई जैसे आपको पीछे बताया गया था ना कि अगर ये पूरा इतना टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है, मतलब इसके लिए नहीं है, जैसे अगर आप देखो तो यहां से यहां तक का जो टाइम है तो सेम लेवल पर आ गए ना आप, तो आपको क्या बताया गया था कि किसी भी लेवल पर है तो वहां से ऊपर तक जाने का और ऊपर से वहां तक आने का टाइम सेम रहता ना, जाने का और आने का सेम रहता है। तो अगर ये इतना टाइम यहां से यहां तक का ये है T2 माइनस T1,
तो आधे एक साइड का टाइम हो जाएगा T2 माइनस T1 बाई 2, आधा समय हो जाएगा। तो B2C T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, B2C टाइम T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अब हम लोग को यहां पर जैसे ये जो क्वेश्चन दिया गया उसमें ये चीजें जो हमने अभी निकाली हैं वो तो क्वेश्चन में कहीं पूछा नहीं था उसने, लेकिन ये भी चीजें यहां पर निकाली जा सकती हैं। मेन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एच और यू पूछा है उसने। तो अब हम लोग यहां पर देखें यू कैसे निकालेंगे। आप ऐसे सोचो कि जैसे यही क्वेश्चन ऐसे होता, सिर्फ हम आपसे कहते हैं कि यहां से हमने यू स्पीड से बॉल को फेंक दिया है, ठीक है, तो कुछ भी यू स्पीड है, तो यू से बॉल को फेंक दिया है, उसको यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, जल्दी बताओ। 2u बाई जी, पीछे पढ़ चुके हैं ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी। तो ये टाइम आपको पता है टोटल 2u बाई जी, और ये टाइम अभी हमने पीछे बता ही दिया T1 प्लस T2 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस T की जगह T1 प्लस T2 रख देंगे और u हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, देखो यहां पर कि हम लोग यहां पर लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाई जी। It implies that u is equal to gt divided by 2. u is equal to gt divided by 2. और देन यहां पर हम लिख सकते हैं u is equal to हाफ g, हाफ g अलग कर लिया, और कैपिटल T क्या है, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। तो सोचो आपके सामने क्वेश्चन कैसे आया कि आपसे उसने कह दिया कि एक पार्टिकल को हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंका, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकने का मतलब ऊपर ही तो फेंकोगे, ठीक है, अपवर्ड फेंकोगे, तो वो एक ही पर्टिकुलर हाइट पर दो बार है, एक बार जाते समय, एक बार आते समय, एक बार 5 सेकंड के बाद, एक बार 7 सेकंड के बाद, कुछ भी उसने दे दिया, ठीक है। तो आपको बताना है हमने उसे किस स्पीड से फेंका। तुरंत आप इसे वैल्यू रखो, निकाल लो, हाफ जी T1 प्लस T2, हाफ जी की वैल्यू रख दो, T1 5 T2 7, जो भी दिया जाए रखकर तुरंत निकाल सकते, नोट करेंगे सर, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट और बचा है, एच कैलकुलेट करना, स्मॉल एच। तो ये स्मॉल एच हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है कि यहां से यहां तक का जो एच है, मतलब ये आपको निकालना है, तो इसको हमने यू स्पीड से फेंका ना, तो अगर आप देखें तो सीधा यही तो क्वेश्चन हुआ कि यू स्पीड से अगर आप किसी चीज को फेंकते हैं तो T1 टाइम के बाद उसका एच क्या होगा। तो अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि T1 टाइम के बाद एच निकालें या T2 टाइम के बाद, है तो दोनों एक, तो क्या T1 की जगह T2 रखेंगे तो कोई अलग आंसर आएगा, नहीं आएगा। आप याद करो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, उसमें जब हम लोगों ने T इक्वल टू 2 रखा था तो भी 60 आया था, और T इक्वल टू 6 रखा था तो भी 60 आया था। इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो आप अगर यहां पर H की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो जैसे हमने माना है कि T1 टाइम के बाद और T2 टाइम के बाद वो एक ही हाइट पर है, तो अगर आप T1 टाइम के बाद H निकालो या T2 रखकर H निकालो, सेम आंसर आपका आएगा। पीछे हम लोग क्वेश्चन में इस चीज को देख भी चुके हैं। तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, जस्ट H कैलकुलेट करना है हमें। तो H इज इक्वल टू यू T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। U की जगह पर हम लोगों ने जो ये वैल्यू निकाली यही रख देंगे, तो क्या है, हाफ जी T1 प्लस T2 और इंटू T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। तो यहां से H क्या आ जाएगा, इसको इसे ओपन कर लेते हैं, तो हाफ जी T1 स्क्वायर एंड प्लस हाफ जी T1 T2 एंड माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इन दोनों को हम कट कर दें, तो यहां से क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू, इसी के आगे लिख देते हैं, आप चाहे तो जैसे भी लिख, H इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ जी T1 T2। ठीक है, तो U जो आया है वो आया है हाफ जी T1 प्लस T2, और H जो आया है वो है हाफ जी T1 इंटू T2। नोट करेंगे, नोट कर लिया आपने। तो यहां पर जो जो चीजें हम लोगों ने सीखी कि यहां से अगर हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका T1 और T2 टाइम के बाद वो एक ही हाइट पर है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर का टाइम, मतलब उस हाइट तक
के ऊपर का टाइम अगर हमें देखना है तो वो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, एक साइड का टाइम उसी का आधा हो जाएगा। और अगर हमें U देखना है तो वो होगा हाफ जी T1 प्लस T2, और अगर हमें H देखना है तो वो हो जाएगा हाफ जी T1 T2। अब देखो ये दोनों फॉर्मूले हैं एक जैसे, इसमें क्या है T1 प्लस और इसमें क्या है T1 इंटू T2, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी हमें लगता है कि U इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2 था। ठीक, कंफ्यूजन तो समझते हो ना। एक होता है पूरा साफ हो जाना, साफ हो गया तो कोई तरीका नहीं, फिर तुम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। एक होता है कंफ्यूज हो जाना कि याद तो आ रहा है बट हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार H था या U था, तो क्या करोगे, जैसे यहां पर U इज इक्वल टू था, अब आपको लग रहा है नहीं H बराबर था हाफ जी T1 प्लस T2, आपको ये कंफ्यूजन हो गया, आपको लग रहा है नहीं यही था H, और कंफ्यूज भी है, कंफर्म भी नहीं हो पा रहा, तो क्या करोगे, डायमेंशन निकालो, सीधे यूनिट निकाल लो बस, और क्या करना है। जैसे आप इसकी यूनिट निकालो तो G रखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू T1 प्लस T2, वो तो सेकेंड ही रहेगा, कि सेकेंड स्क्वायर सेकेंड ही रहेगा। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। अब H की यूनिट मीटर पर सेकेंड तो होती नहीं, क्या होती, मीटर, तो इसका मतलब कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया कि ये U होगा, और अगर ये U है तब वो H ही रहेगा, फिर इतना तो याद ही रहेगा ना। चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 8 AIEEE में पूछा गया था एक बार, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ tower of height h meter, it takes t second to reach the ground, what is the position of the ball in t by 3 seconds? थर्ड, और लोग निकालें। क्वेश्चन समझ में आया ना, कि रिलीज किया गया यानी कि u इक्वल टू 0 से ड्रॉप कर दिया गया उसको एक टावर से, जिसकी हाइट कितनी है, स्मॉल h, इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक जाने में लगेगा इसको कैपिटल T टाइम, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t बाई 3 सेकेंड, तो t बाई 3 सेकेंड के बाद आपको उसकी पोजीशन बतानी है, क्या होगी। ये कंडीशन है, अगर आप डायग्राम में देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। ये स्मॉल h उसने दिया है और टाइम इसका t दिया है, और आपको पूछा गया है कि t बाई 3 पर इसकी पोजीशन क्या होगी, तो यहां से यहां तक का जो टाइम है उसको आप t बाई 3 मान लो, ये वाला टाइम। t बाई 3 पर उसकी पोजीशन आपसे उसने पूछी है, तो जैसे हम लोगों ने यहां पर स्मॉल एच या कैपिटल H माना था, ठीक है, उसने स्मॉल एच कह दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। थर्ड ऑप्शन, आपको यहां पर क्या करना है, ये निकालना है यहां पर, तो जैसे इसको H माना है तो इसको कुछ और मान लो, H नॉट मान लो, सिंबल्स का क्या, कुछ भी बदल लो अपना सिंबल, तो सिंबल्स हम लोगों ने यहां पर बदल लिए, और देन सिंबल्स हम लोगों ने बदल लिए, H और H नॉट कर लिया, तो हम लोगों ने जो लिखा था स्मॉल h अपान कैपिटल H, लेकिन स्मॉल h की जगह है H नॉट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, H नॉट डिवाइडेड बाई H इज इक्वल टू स्मॉल t डिवाइडेड बाई कैपिटल T टू द होल स्क्वायर, तो H नॉट तो हमें निकालना है, और कैपिटल H ये तो स्मॉल h ही हो गया, ठीक है, और यहां पर स्मॉल t की जगह पर रखेंगे t बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/9, तो यहां से H नॉट की वैल्यू आ जाएगी H डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, H नॉट निकालेंगे H बाई 9, तो देखो H बाई 9 भी आंसर दिया गया, तो कई बार इसमें गड़बड़ी भी हो जाती है कि हमें H बाई 9 निकाला, H बाई 9 टिक कर दिया, लेकिन उसने पूछा है पोजीशन, और उसने आगे लिख दिया H बाई 9 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, जबकि हमने जो निकाला है वो ग्राउंड से नहीं निकाला है, हमने ऊपर से निकाला है, तो अगर ग्राउंड से निकालना है यानी कि वो ये चीज पूछ रहा है, वो H नॉट नहीं H डैश पूछ रहा है, फ्रॉम ग्राउंड, तो फ्रॉम ग्राउंड अगर हम निकालेंगे, फ्रॉम ग्राउंड तो हम निकालेंगे H डैश,
और h डैश की वैल्यू हो जाएगी h माइनस h बाई 9, दैट इज 8h बाई 9। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब जैसे यही क्वेश्चन है तो इसके लिए कोई केस की तो जरूरत नहीं थी ना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको बताया गया तो इसमें कोई केस की जरूरत नहीं थी। अगर केस वगैरह आपको ना भी पता होते तो भी हम कुछ थोड़ा बहुत सोच समझ के कुछ करते, कुछ इक्वेशंस वगैरह लगाकर। लेकिन आप सोचो कि आपको केस अगर पता था, आपने पहले से कर लिया था, तो वही क्वेश्चन आपने बहुत इजीली कर लिया, क्योंकि फिर समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं खर्च करना पड़ा। आपको पहले से पता था कि वो क्या पूछ रहा है और हमें करना क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A ball is dropped from a tower, covers half the total distance in the last second of its motion. अब देखो उसने क्या दिया है, लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, और कितनी डिस्टेंस कवर करा, कवर हाफ द टोटल डिस्टेंस। मतलब अगर आप डायग्राम देखो तो कुछ ऐसा वो कह रहा है कि यहां से बॉल को ड्रॉप किया गया u इज इक्वल टू 0 से, और मान लेते हैं यहां पर ये जो टोटल हाइट है वो टोटल हाइट कितनी है, h। तो उसने कहा है हाफ द टोटल डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड में वो आधी डिस्टेंस कवर करता है, तो हमने आधी डिस्टेंस तो पहले यहां पर मार्क कर लिया। ठीक है, अब उसने लास्ट सेकेंड की बात की, तो लास्ट सेकेंड ऊपर तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर से बॉल है तो वो नीचे वाला होगा। इसका मतलब ये जो नीचे की हाइट है वो है तो आधी। उसने कहा लास्ट सेकेंड में वो कितना चल रहा है, हाफ, और ये लास्ट सेकेंड है, तो इसका मतलब ये ड्यूरेशन, लास्ट सेकेंड का मतलब वो 1 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड होगा, 10 सेकेंड होगा, कितना होगा, एक ही तो होगा। जब हम एक पर्टिकुलर सेकेंड की बात करते हैं, 5th सेकेंड, तो वो 1 सेकेंड का ड्यूरेशन होता है। 6 सेकेंड 1 सेकेंड का ड्यूरेशन होता है। तो ये हमने आपको पूरा मोशन इन 1D फर्स्ट में बताया था, SN वाला जब कॉन्सेप्ट समझाया था। तो लास्ट भी कहता है, जैसे वहां पर लिखवाया गया था ना एक, कि यहां पर n सेकेंड के लिए मूव करती है बॉल, तो nth सेकेंड विल बी लास्ट सेकेंड। फिर हमने 5 सेकंड का एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई बॉल 5 सेकंड चलता है तो 5वां सेकंड अंतिम होता है। लेकिन वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जो होता है वो सब ड्यूरेशन 1-1 सेकंड के ही होते हैं। ड्यूरेशन यानी कि कोई 2 ज्यादा सेकंड का हो जाए। हमने एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि जैसे कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो पीरियड्स होते हैं, तो हर पीरियड फिक्स रहता है कि 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट। तो चाहे वो पहला हो, दूसरा हो या तीसरा, बिल्कुल वैसे ही ये कंडीशन होती। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का जो उसको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। ठीक है, ये लास्ट सेकेंड हो गया। अब आप सोचो कि अगर ये टाइम उसको लग रहा है कैपिटल टी, ठीक है, तो हम लोगों ने पीछे केस में देखा था कि जो ये टाइम होगा यहां से यहां तक का, ये टाइम जो यहां से यहां तक का ये टाइम होगा, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अगर ये कैपिटल टी है टोटल टाइम, तो ये वाला जो टाइम था आधी डिस्टेंस को कवर करने का, वो कितना था, टी माइनस टी बाई √2। यही तो था। ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आधी डिस्टेंस के लिए है। अगर ये आधी डिस्टेंस नहीं होती तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाते। तो आप सोचो ये आधी डिस्टेंस के लिए है, तो हम लोगों ने यहां पर इसका यूज किया। तो इसका मतलब ये जो टी माइनस टी बाई √2 की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1, क्योंकि इतने डिस्टेंस में टाइम उसको लगा 1 सेकेंड, और हमें पता है कि अगर ये टोटल होगा तो इतनी डिस्टेंस का टाइम होगा टी माइनस √2। अभी हम लोगों ने केस में देखा, तो इसका मतलब टी माइनस टी बाई √2 की वैल्यू क्या हो गई, 1। और आपको निकालना तो वही है ना, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कैपिटल टी। तो बस आपको रिलेशन मिल गई, कैपिटल टी सॉल्व कर लो। तो कैपिटल टी सॉल्व करने के लिए हम लोग टी कॉमन ले लें, इसको लिख सकते हैं √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2, दैट इज इक्वल टू 1। तो हम यहां से लिख सकते हैं t इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1, ये लिख सकते हैं। यहां पर एलसीएम ले लिया, टी कॉमन ले लिया, तो √2 पर जाएगा, ये नीचे आएगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हमें पता है कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग से। ठीक है, मतलब यहां पर हम √2 प्लस 1 से और √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 एंड प्लस √2 डिवाइडेड बाई, ये लिखा हुआ है a माइनस बी, a प्लस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आगे बुकलेट में आप मैथमेटिक्स वाला पार्ट देखेंगे, वहां पर आपको सब लिखा हुआ मिलेगा। वही 9th-10th लेवल में जो फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं उसी का यूज करें। तो ये a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर यानी कि 2 और b स्क्वायर मतलब 1। आंसर आ गया 2 प्लस √2 सेकेंड। ठीक है,
तो 2 प्लस रूट 2 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट करेंगे इसे, नोट करो और इसको जरा थिंक करो। पहले इसको नोट कर लो, फिर थिंक करो कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, ये आप रफ पे अपना करके चेक करो। समझ में आया कुछ? ये सो रहे थे बैठ के, कुछ समझ में आया कि कैसे करेंगे? अगर ये हमें नहीं पता होता, टी माइनस टी बाई रूट 2, नहीं जो भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं सारी चीजें उससे हो जाती हैं। ठीक है, बस आपको चीजों को थिंक करना है, समझना है। टेस्ट में एक क्वेश्चन में कई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 29। सबको ये लग रहा है क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है, इसीलिए तुम पढ़ रहे हो यहां पे। पहले से तुम्हें आ रहा होता तो नहीं पढ़ रहे होते। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें क्या था, मैं चूंकि बहुत लोगों का डाउट है तो इसलिए हम यहां पर आपको बता दे रहे हैं। वो स्क्रू गेज का क्वेश्चन था, उसमें पिच दी गई थी 0.5 सेंटीमीटर था ना, मिलीमीटर, सॉरी मिली, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है पेपर देखें, उसमें क्या था 0.5 मिलीमीटर दिया गया, मिलीमीटर ही दिया गया होगा, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि वैसे भी स्क्रू गेज में ये जो सिंबल्स बने होते हैं ना यहाँ के, वो मिलीमीटर में ही होते हैं। अब देखो उसने दिया क्या वहां पर, उसने कहा कि जो मेन स्केल की रीडिंग है वो 2 है। 2 क्या, 2 मिलीमीटर तो लिखा नहीं है, 2 सेंटीमीटर तो लिखा नहीं है, सिर्फ 2 है। तो 2 का मतलब होता है, जैसे ये आपको दिख रहा है, तो अब अगर हम कहें ये 0 है तो ये कंडीशन अगर है तो इसमें जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग क्या है 2। 2 डिविजन ही तो है। जैसे जब आप स्केल पढ़ते हो तो स्केल में जब आप पढ़ते हो यहां पर, तो आप जैसे 0 है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ते हैं ना। तो जैसे इसको पढ़ना होता है तो 3 पढ़ते हैं ना, लेकिन बाद में चूंकि हमें पता है कि एक पार्ट 1 मिलीमीटर का है तो 3 पार्ट 3 मिलीमीटर के होंगे, तो हम पढ़ते हैं 3 मिलीमीटर। वैसे यहां है कि उसने रीडिंग दिया 2 मिलीमीटर नहीं दिया था, 2 दिया और तुम डायरेक्ट 2 जोड़ रहे थे, यही तो कर रहे थे, तभी तो तुमको ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो उसने रीडिंग 2 दिया था, बस तुम्हें यह सोचना था कि अगर ये 2 दिया गया है और 2 मिलीमीटर सेंटीमीटर हमें कुछ दिया नहीं गया तो हम उसमें 2 डायरेक्ट कैसे जोड़ देंगे। तो उसने रीडिंग 2 दी थी। तो पिच का मतलब क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच किया, या जितना वो एक बार में आगे चलता है उसी की वैल्यू तो होती है। तो इसका मतलब यहां पर जो मेन स्केल रीडिंग होगी, जैसे इसमें एक पार्ट 1 मिलीमीटर का तो 2 पार्ट 2 मिलीमीटर के, इसमें जो एक पार्ट है वो कितना दिया गया, पिच यही तो है। तो एक पार्ट जब उसने 0.5 दिया है तो 2 पार्ट 2 इंटू 0.5 दैट इज, तो आपको ये 1 लिखना था, m की जगह 2 नहीं लिखना था। तो हम लोगों ने यहां पर ये देख लिया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इसमें अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप डायरेक्टली भी इसको क्वेश्चन को कर सकते थे। इसमें कई तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे यही है, आपको नहीं पता था, अब कुछ लिखना नहीं, बस ऐसे देख लो। जैसे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि यहां पर ये जो टोटल डिस्टेंस आपको दी गई है वो मान लिया h है, ठीक है, और टोटल टाइम जो है उसको हमें निकालना ही था तो उसको हमने t मान लिया। ठीक है, ये कैपिटल T हो गया। तो अब आपको यहां पर उसने कह दिया कि आधी डिस्टेंस वो 1 सेकंड में चलता है। इसका मतलब ये जो नीचे वाली डिस्टेंस हो गई वो h/2 और टाइम कितना हो गया 1 सेकंड, क्योंकि लास्ट सेकंड का मतलब 1 सेकंड। तो अगर हम ये h/2 लिख रहे हैं तो जो ऊपर स्मॉल h लिखते हैं वो भी तो h/2 होगा। एंड t की वैल्यू जो स्मॉल t लिखते हैं, जैसे यहां पर u = 0 से है तो जो हम स्मॉल t लिख रहे थे वो स्मॉल t कैपिटल T -1 हो जाएगा। भाई अगर टोटल टाइम t है, ये 1 सेकंड है, तो ये कितना बचा, T -1 ही तो बचा। ठीक है, तो अगर ये T -1 है तो हमारे पास ये रिलेशन तो हमें पता ही है ना, h/h, और वो भी रिलेशन क्या हो, तो u 0 रखकर ही डिवीजन निकाला गया। तो यहां पर h/h = t डिवाइडेड बाई t टू द होल स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल h और ये स्मॉल h जो है वो कितना है h/2 और ये कितना है h, और स्मॉल t की जगह t -1 डिवाइडेड बाई t टू द होल स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हुए, t -1 अपान t की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2। वही चीज आ रही ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो।
ठीक है, वही आ जाएगा। तो उसमें हमें वो पार्ट नहीं याद है, अगर टी माइनस टी बाई रूट टू वाला, तो भी हम क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। प्रोसीजर आपको जो बताएगा वो प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। मान लिया ये भी कुछ नहीं तुम्हारे दिमाग पे हिट किया, आपने लास्ट सेकंड में, कई लोग एसएन वाली इक्वेशन में लटक जाते हैं, जहां लास्ट सेकंड आया तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, वो एसएन या एचएन वाली इक्वेशन। आप उसका भी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर u इक्वल टू 0 है, यहां से ड्रॉप किया, ये अंतिम सेकंड हो गया, ठीक है। तो अगर ये t है, जैसे हमने लिखवाया था, अगर n सेकंड के लिए कोई बॉडी चलती है तो nth सेकंड लास्ट सेकंड होता है, तो वैसे अगर t सेकंड के लिए कोई बॉडी चलेगी तो tth सेकंड लास्ट सेकंड होगा। तो इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं ht, और u तो 0 है, तो क्या बचा, हाफ g 2t माइनस 1, मतलब जहां n है वहां क्या रखा हमने, t। बात समझ में आई कि नहीं, कि यहां से यहां तक का ये जो है वो क्या है, 1 सेकंड है ना, लास्ट सेकंड। तो एक तरह से टी सेकंड के लिए अगर कोई बॉडी चली तो टीएथ सेकंड लास्ट सेकंड होगा। इसीलिए हमने कहा था कि जितना पीछे पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से पढ़ना, खाली पढ़ना नहीं है, मतलब समझना है उसकी कॉन्सेप्ट को, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके वैल्यूज या जो भी फॉर्मूले लिखाए गए या उसका मतलब क्या है वो पूरा ध्यान से समझना है। तो ये आ गया। अब उसने कहा है लास्ट सेकंड में कितना चलता है, h/2, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या रखा, h/2, दैट इज इक्वल टू हाफ g 2t माइनस 1, वही एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a2n माइनस 1 वाली इक्वेशन। ये कैंसिल हुआ, इस h की जगह रखेंगे हाफ gt स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू g 2t माइनस 1, ये g कैंसिल हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना आता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां सॉल्व करेंगे, अब क्वाड्रेटिक में यहां पर फैक्टर्स नहीं होंगे, जैसे हम फैक्टर करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि फैक्टर नहीं हो पाएंगे। तो जब फैक्टर नहीं होते हैं तो हमारे पास एक दूसरा रूल होता है, श्रीधराचार्य वाला, ठीक है, वो भी हम आगे आपको पढ़ाएंगे, जब ये मैथमेटिक्स है तब उसमें बताएंगे। तो हम वो वाला रूल फिर अप्लाई करते हैं और वहां से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि क्वेश्चन को वही इक्वेशन से हम कर सकते हैं, लेकिन अब आप अंतर देखो, ऐसे अगर इसी क्वेश्चन को करो बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, आंसर आ जा रहा है लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है। ऐसे अगर आप थिंक करो तो मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन है। लेकिन अगर वही चीज हमें केस वाला याद आ गया और उसी से रिलेट करके क्वेश्चन बनाया गया, तो आप सोचो बस इसको 1 सेकंड के बराबर करना था और टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना था, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे केसेस वगैरह आपको बताए जा रहे हैं उनका पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके टाइम को एग्जाम में अगर वैसी कोई चीज मिल जाए तो आपको टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। और पढ़ना हमें बहुत रहता है, क्वेश्चन हमें बहुत टाइप के करने पड़ते हैं, लेकिन एग्जाम में सारे क्वेश्चन तो आ नहीं जाएंगे, आएंगे सिर्फ 50 ही, करना 45 से रहेगा। वो क्वेश्चन कहां से आएगा ये किसी को नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग, सिर्फ उन लोगों को पता है जो पेपर आउट करा, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज नहीं पता है कि क्वेश्चन कहां से आएगा, इसलिए पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, ठीक है हम लोगों को। तो समझ में आ गया ना। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं उन पॉइंट्स को आप प्रॉपर वे में ध्यान रखेंगे, तब आप अपने आप धीरे धीरे चीजें सीख जाएंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे आओ। उस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी आइडिया मिलेगा कि यहां पर हमने जो किया है और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। देखते हैं। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम हाइट h, अगेन वही चीज है, एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 9h/25 इन द लास्ट सेकेंड। पिछले में ये था h/2 और अब की 9h/25 कर दिया। तो अगर हम डायग्राम बनाए यहां पर, तो ये तो यहां पर हो गया u इज इक्वल टू 0। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल H के बराबर, ठीक है। अब आप यहां पर, जैसे इसका टाइम हमने मान लिया कैपिटल T है, ठीक है। अब यहां पे आप देखो उसने लास्ट सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, 9h/25। तो हमने यहां पर ऐसे कुछ दिखा दिया कि दिस डिस्टेंस इज 9h/25, और ये चूंकि लास्ट सेकेंड है तो लास्ट सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। इतना समझ में आ गया। क्या अब हम रख दें 1 सेकेंड इज इक्वल टू t माइनस टी बाई रूट 2? लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते, क्योंकि अब की बार ये 1 सेकेंड तो है, ये तो ठीक है, लेकिन ये h/2 नहीं है। और h/2 में वो कंडीशन सिर्फ रखी जा सकती है क्योंकि लास्ट के h/2 का टाइम होता है, जबकि यहां पर h/2 था तो रख दिया, लेकिन यहां पर h/2 नहीं है।
तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने जो भी आपको समझाया वो अप्लाई कर देंगे। मतलब हम क्या करें, जैसे नीचे का अगर 9h है, 9h/25, तो ये जो स्मॉल h है ऊपर वाला, ये हो जाएगा h माइनस 9h/25, दैट इज 16h/25। और यहां का जो टाइम है स्मॉल t, वो हो जाएगा t-1। ठीक है, तो अगर इधर का टाइम t, ये 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा t-1। और ये जो लिखा है ये यहां से हटा दें, क्योंकि ये इसमें हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। फिर वही h/H, t/T। ठीक है, लिख देंगे भाई h/h इक्वल टू t/T टू द होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज रख के सॉल्व कर लो, तो नोट कर लेंगे यहां पर। h/H is equal to t divided by T to the whole square। तो ये यहां पर ऐसे लिखा था हमने। ठीक है, टी, या तो इसको उल्टा लिख देते हैं कुछ लोग, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ना है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जो चीज निकालनी हो वो इधर रख देते हैं, स्क्वायर वाला टर्म जो t-t टू द होल स्क्वायर, वरना कुछ लोग उल्टा इधर लिख दिया ना मैंने, h डिवाइडेड बाय। तो स्मॉल t की जगह पर क्या रखेंगे, t-1, कैपिटल T की जगह पर t, स्मॉल h की जगह पर 16h/25 और कैपिटल H रहेगा। ठीक है, तो 16/25। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, t-1/t। अब ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, रूट सीधे सीधे 16 का 4 और यहां पर 5, दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5t-5 इज इक्वल टू 4t। तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा 5, मतलब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। लेकिन उसने t नहीं पूछा था, उसने पूछा था h। तो अगर ये h निकालना, t पता है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो आप यहां से निकाल सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज 1/2 10 इंटू 25, 125 मीटर। ठीक है, 125 मीटर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड अगेंस्ट ग्रेविटी, पार्टिकल प्रोजेक्टेड अगेंस्ट ग्रेविटी पासेस थ्रू अ सर्टेन हाइट एट टू, एक मिनट, कौन सा है, यही वाला है ना क्वेश्चन? हाँ, ये तो 10 नंबर तो हो गया ना। A particle projected against gravity passes through a certain height at two different instants, 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ये दूसरे केस से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो वही वाला क्वेश्चन हम लोग दूसरे केस से रिलेटेड क्वेश्चन है, करने जा रहे हैं। फाइंड हाउ हाई द पार्टिकल विल राइज अप। जी की वैल्यू 10 लेना है आपको, ट्राई करें सभी लोग। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, कई लोगों का फर्स्ट आया, कई लोगों का सेकेंड आया। और भी लोग ट्राई करें जो ये सोच रहे हैं कि कौन सा सही होगा, तुम अपना भी निकाल लो। तीन सेकेंड और 5 सेकेंड पर वो एक ही पर्टिकुलर हाइट पर है, मतलब T1 की वैल्यू हो गई 3 और T2 की वैल्यू हो गई 5। कई लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन बताया, कुछ लोगों ने सेकेंड भी बताया है, यही या कुछ और भी बताना चाहते हो? तो यहां पर आंसर जो सेकेंड वाला है वो सही है, फर्स्ट नहीं। ठीक है, अब फर्स्ट गलत क्यों हो गया? क्योंकि फॉर्मूला तो तुमने एकदम सही लगाया है, हाफ जी T1 T2, ठीक है, यही लगाया ना, उसी से लगा करने का। लेकिन तुमने ये नहीं ध्यान दिया कि यहां पूछा क्या गया है, हाउ हाई। पहले क्वेश्चन में लिखवाया गया था हाउ हाई का मतलब, तो वो एच नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एच अलग चीज है, एच मैक्स अलग चीज है ना।
ठीक है, जो क्वेश्चन था तो उसमें है जब हमने बॉल को फेंका था यहां से इस लोकेशन से, तो वो इस पर्टिकुलर हाइट पर 2 बार होती है, तो ये तो है एच। लेकिन उसने तो आपसे एच मैक्स पूछा है, तो ये तो दोनों अलग अलग बातें हैं ना, कि ये बॉल कितनी ऊंचाई तक गई, हाउ हाई विल द बॉल राइज। तो ये एच मैक्स पूछा और आपने क्या निकाल दिया कि वो इस टाइम पर कितनी हाइट पर होगी। तो अगर वो ये वाला टाइम, ये वाली हाइट पूछा तब तो तुम्हारा आंसर सही होता। तो आपने यहां पर ध्यान नहीं दिया कि उसने पूछा क्या है, ठीक है, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अब जैसे आपने ध्यान दे दिया कि यहां पर क्या है, हाउ हाई उसने पूछा है, तो हमारे दिमाग में आ गया कि भाई हाउ हाई का मतलब क्या है, एच मैक्स। ठीक है, एच मैक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो फिर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, या तो हम हाफ जी टी अप स्क्वायर से निकाल लें और या यू स्क्वायर अपान 2g से। तो मेरे हिसाब से हाफ जी टी अप स्क्वायर लगाना ज्यादा आसान है। टी अप के लिए तो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 5 और 3 8 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो टी अप क्या होता है, टोटल का आधा ही तो होता है। टी अप और टी डाउन जो दोनों होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि अगर हम टी अप लिखें तो वो हो जाएगा टोटल टाइम का आधा, और टोटल टाइम क्या होगा 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2। आपको भी लिखवाया गया था ना सब, कि अगर T1 T2 दो टाइम है ये जिस पर बॉडी एक ही पर्टिकुलर हाइट पर है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है T1 + T2। तो एक साइड का जो टाइम है टी अप मतलब मैक्सिमम हाइट तक का, वो टोटल का आधा होगा, यानी कि 8/2, यानी कि कितना हो गया 4 सेकेंड। तो आपको निकालना है एच मैक्स, तो एच मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ जी टी अप स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ जी की वैल्यू 10 और टी अप का मतलब 16। तो यहां से क्या आ जाएगा 80 मिनट, नोट कर लेंगे। ठीक, अगर आप u निकाल कर करेंगे यू स्क्वायर अपान 2g, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि u निकालने के लिए फिर आपको वहां पर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाफ जी T1 + T2। तो वहां से u निकालोगे, देन आप यू स्क्वायर बाई 2g करोगे। तो हम जो चीज आसान होती है हम उधर ही भागेंगे, कि आसान था टी अप निकालना, उसमें तो लिखना भी नहीं पड़े, 5 3 8/2 4 हो गया, सीधे हमने हाफ जी टी अप लगाया और निकाल लिया। तो वहां पर जो फॉर्मूले बताए गए वो सीधा सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, हाफ जो फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं, उस पर डायरेक्ट भी, जैसे इसी क्वेश्चन में हम कहते कि वो हाइट बताओ जहां पर वो 2 बार ये होगा, जाते समय आते समय 3 और 5 सेकेंड पर, तो आपका आंसर क्या होता 75। तब आप वही फॉर्मूला लगा देते, हाफ जी T1, ये जो है एच की वैल्यू निकालना था हाफ जी T1 + T2, ठीक है, सॉरी T1 × T2, नोट कर लिया ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A ball is projected upward from the foot of a tower. The ball crosses the top of the tower twice after an interval of 6 seconds and the ball reaches the ground after 12 seconds. ठीक है, देखो दो चीजें उसने दी कि टॉप को वो क्रॉस करती है 6 सेकंड के इंटरवल पर, और वो बॉल रीच करती, ग्राउंड पर पहुंचती है कितने 12 सेकंड के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग पे ये आना चाहिए, वो जो केस है उसको सामने अपने खोल के रखो, और तब आप देखो कि उसने हमें एक्चुअल में दिया क्या है। 6 सेकंड वो उस टॉप को क्रॉस करने का टाइम दे रहा है, और 12 सेकंड वो टोटल, मतलब बॉल जब वापस ग्राउंड पर पहुंच जाती है, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इसमें आपसे एच पूछा गया है, बट इसमें आपको उसने T1 T2 नहीं दिया। जैसे पूछा तो एच गया है ना, स्मॉल की हाइट क्या होगी टावर, जैसे क्वेश्चन वैसे जरूरत नहीं, बट मैं डायग्राम बनाकर समझा रहा हूं आपको। जैसे मान ली ये टावर है, ठीक है, तो इस टावर की जो हाइट है वो h है, ये हाइट उसने पूछा। अब उसने आपको दिया क्या है, जैसे उसने कहा कि एक बॉल को हमने ग्राउंड से यहां से फेंका, ये बॉल ऐसे गई और ये इसका टॉप है, ठीक है, टॉप है ना, तो इस टॉप को यहां पर क्रॉस किया और इसके बाद बॉल यहां पर आ गई, ठीक है, ग्राउंड पर। तो उसने आपसे कहा है कि इस टॉप को उसने क्रॉस किया है, मतलब ये जो टॉप है इसको उसने क्रॉस किया, यहां से यहां तक आने में उसको जो टाइम लगा है वो कितना लगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, 6 सेकेंड। देखो, द बॉल क्रॉसेस द टॉप ऑफ द टावर ट्वाइस, 2 बार, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के अंतराल से उसने 2 बार क्रॉस किया। तो आप सोचो यहां पर एक बार उसने क्रॉस किया होगा और फिर 6 सेकेंड के बाद घूमकर वो यहां पर आ गई, ठीक है। तो अगर यहां पर वो T1 टाइम पर है और यहां पर वो T2 टाइम पर है,
तो बताओ ये 6 सेकेंड किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? केस में देखो आप T2 माइनस T1। आपको H के ऊपर हमने क्या बताया था कि इस H के ऊपर का ये जो टाइम है इसी को T2 माइनस T1 कहते हैं। यानी कि आपको यहां पर दिया गया है, ये आपको जो टाइम दिया गया है यहां पर वो T2 माइनस T1 दिया गया, ठीक है। दैट मीन्स आपको T2 माइनस T1 की वैल्यू दी है उसने 6, ठीक है। तो इसको हमने कह दिया दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ा जगह बना लेते हैं यहां पे, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और ये जो टाइम है वो है T1, यहां पे लिख देते हैं T1 ऐसे, ठीक है। तो एक काम हो गया हम लोगों का। अब देखो उसने कहा है एंड द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 12 सेकेंड। तो यहां से हमने फेंका और यहां से यहां तक आने में उसने कितना टाइम लिया? 12 सेकेंड। तो ये 12 क्या है? T1 प्लस T2, क्योंकि अगर ये T1 है T2 है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? T1 प्लस T2। तो हम उसको लिख सकते हैं यहां पर T2 प्लस T1। T2 प्लस T1 इज इक्वल टू 12। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये आपको एक तरह से क्वेश्चन में दी गई थी, गिवन, ठीक है। T2 माइनस T1 6, T2 प्लस T1 12। तो आप इनको अगर सॉल्व करें तो ये कैंसिल हुआ, 2T2 इज इक्वल टू 18, तो T2 की वैल्यू 9 और T1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकालो, इसे सेकंड से निकाल लेते हैं, तो बाई 2 T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 माइनस T2, मतलब 12 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब 3 सेकेंड एक टाइम आया और एक दूसरा 9 सेकेंड आया है। तो आपको अब ये H निकालना है, जो कि आपके H मैक्स नहीं निकालना है, आपके आपको यही H निकालना है। तो इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ G T1 T2, हाफ इंटू 10 इंटू 3 इंटू 9, ठीक है। तो ये 270 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं 135 मीटर, ठीक है। H इक्वल टू फॉर्मूले में T1 T2 की वैल्यूज डाल दी और यहां पर निकाल ली। मतलब उसने डायरेक्ट T1 T2 ना देकर उसने आपको अलग तरीके से T1 T2 दिया और उससे हमने कैलकुलेट कर लिया इसे, ठीक है।